हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि अन्ना हजारे महात्मा गांधी के विचारधारा पर चलने वाले इंसान हैं और अभी जिंदा हैं, स्वस्थ हैं। और इन्होंने भारत के लिए कई सारे आमरण अनशन किया। महात्मा गांधी के आंदोलन के तर्ज पर इन्होंने कई सारे आंदोलन किए हैं। भ्रष्ट मंत्रियों को पद से हटवाया है भूख हड़ताल करके। तो इनके बारे में हम जानेंगे, ये क्या थे बचपन से, फिर अन्ना हजारे समाज सेवी कैसे बन गए, इनके जो संस्था है उस संस्था का नाम क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है। ये कौन से नौकरी करते थे और किस किस कानून के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया, आमरण अनशन किया, और कहां कहां पर भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने आंदोलन किया, किन किन मंत्रियों को इन्होंने हटवा दिया जो भ्रष्टाचार में लिप्त था। हम आज आपके साथ उन्हीं जानकारियों की साझा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जन्म और माता पिता के बारे में जानेंगे। तो अन्ना हजारे का पूरा नाम है किशन बाबूराव अन्ना हजारे। इनके पिताजी का नाम बाबूराव था, इसीलिए ये बीच में बाबूराव नाम लगाते हैं। ये इनका जन्म रालेगंज सिद्धि में हुआ था, अहमदनगर में, और लेकिन ये भिनगर अहिल्यानगर में रहे थे, क्योंकि वहां पर इनके दादाजी सेना में थे भर्ती, और सेना में वो रहते थे, तो ये लोग अपने दादाजी के पास ही रहते थे। इनके पिता का नाम बाबूराव हजारे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई हजारे था। इनको अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं, उसके बारे में जानेंगे। इनको अवार्ड मिला है पद्म विभूषण, CNN और IVN अवार्ड भी इनको मिला है। कुल 20 अवार्ड इनको मिला है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्मश्री, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, महाराष्ट्र कृषि भूषण अवार्ड, यंग इंडिया अवार्ड, पॉल मित्तल अवार्ड, महावीर पुरस्कार और विवेकानंद सेवा पुरस्कार, ये प्रमुख पुरस्कार हैं। इनकी जिंदगी के बारे में अगर हम जाने तो इनकी जिंदगी बदली कैसे, क्या आज जो वो समाज सेवा करते हैं, क्या इसी तरह वो सब दिन से थे? ऐसा नहीं था। इनका जीवन किसी एक बड़े घटना से बदली। अगर देखें तो ये बहुत बड़े हाइट के नहीं हैं। इनकी जो हाइट है 1.63 मीटर है, यानी कि 5 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो मतलब बड़ा धमाल करने वाले हैं, ये छोटी हाइट से नहीं मतलब है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि अन्ना हजारे का आलोचना भी हुआ है। बहुत सारे इनके लोग जो हैं वो आलोचना किए हैं। आलोचना करने का जब मैंने जानकारी इकट्ठा किया कि इनकी आलोचना क्यों हुई, क्योंकि ये जितने भी काम किए हैं, जैसे हम लोगों के लिए इन्होंने RTI कानून लेकर आया, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून अन्ना हजारे का बनवाया हुआ है भारत में। और पहले तो महाराष्ट्र सरकार में, तो महाराष्ट्र सरकार ने तो जल्दी ही RTI, इनके आमरण अनशन के बाद जल्दी ही RTI बना दिया, और फिर भारत सरकार ने भी बना दिया। हालांकि बाद में भारत सरकार ने कानून पास करके MP और MLA के ऑफिस को RTI से हटा दिया। इस पर भी अन्ना हजारे काफ़ी आज भी दुखी हैं, वो चाहते हैं आंदोलन करना। लेकिन जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि इनकी आलोचना क्यों हुई है। आलोचना हुई है महात्मा गांधी की भी आलोचना होती है, क्योंकि महात्मा गांधी या अन्ना हजारे जैसे संत लोगों में से एक एक व्यक्ति ऐसा निकला जो इनको बदनाम कर दिया। जैसे महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को निकाला, महात्मा गांधी के प्रसिद्धि से, लोकप्रियता से जवाहरलाल निकले, और अन्ना हजारे के लोकप्रियता से अरविंद केजरीवाल निकला, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। बाद में योगेंद्र यादव जो थे अन्ना हजारे के आंदोलन में, वो भी थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सारा खेल जो था
वो अरविंद केजरीवाल का था और अन्ना हजारे थोड़ा बदनाम हो गए। लेकिन हम सब जानते हैं ये बदनाम के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। इन जैसे पात्र हमारे देश में होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग मानवता से प्यार जबरदस्ती कर बैठते हैं। ये वही इंसान है जो जबरदस्ती इन्होंने मानवता से प्यार किया। इंसान का तकलीफ नहीं देखा जाए, ऐसे ही इंसान को संत या महात्मा कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जीवन कैसे बदला। तो ये गरीब परिवार में थे, दादाजी सेना में थे, लेकिन इतनी तनख्वाह नहीं थी कि वो अमीरी वाला जिंदगी जी सके। दादाजी के मौत के बाद इन्होंने मुंबई का एक दादर जगह है, दादर रेलवे स्टेशन भी है, वहां पर उन्होंने 40 रुपए मंथली वेतन पर में फूल बेचने का नौकरी किया। और नौकरी करते करते फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने फूल की दुकान लगा ली और अपने फूल की दुकान पर में उन्होंने अपने भाई को भी जोड़ा। इनके 6 भाई हैं और 6 के 6 भाइयों को इन्होंने कहीं ना कहीं सेट जरूर किया। इसके अलावा इनका जो जीवन बदला वो जीवन बदला भारत पाकिस्तान के 1965 के वॉर में। जब भारत पाकिस्तान 1965 का वॉर लड़ रहा था, उस समय अन्ना हजारे जिस पोस्ट पर थे उस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जब हमला किया तो इनके सारे साथी मारे गए, सिर्फ एक अन्ना हजारे बच गए। उन्होंने ये सोचने लगे कि आखिर हमें क्यों जिंदा रखा भगवान ने, सब मारे गए, मैं अकेला क्यों जिंदा रहा। उसी दिन से, उसी वक्त से उन्होंने तय कर लिया कि अगर मुझे जिंदा रखा गया है तो इसलिए ताकि मैं लोगों की मदद करूं, लोगों के काम आ सकूं। और फिर वो 1975 में सेना के पद से स्वेच्छा निवृत्त ले लिए, रिटायरमेंट ले लिए और अपने गांव रालेगंज सिद्धि आ गए। हालांकि ये 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें भी ये सेना में ड्राइवर के पद पर थे। 1962 के समय ही ये भर्ती हो गए थे सेना में। 1965 भारत पाकिस्तान से वॉर में ये शामिल थे। 1975 में इन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त लिया और फिर रिटायरमेंट होकर अपने गांव रालेगंज सिद्धि आ गए। रालेगंज सिद्धि में जब ये आए अपने गांव में तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, स्कूल नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले एक संस्था बनाई। दोस्तों, उस संस्था का नाम था और है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी इन्होंने बनाया, जो एक दबाव समूह, आप अगर 10th में पढ़े होंगे तो पता होगा कि सिविल सोसाइटी या अन्ना हजारे के जो संस्था है, ऐसी संस्था को हम दबाव समूह के नाम से जानते हैं, जो सरकार पर दबाव बनाते हैं। हित समूह के नाम से भी जानते हैं कि ये प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाकर और काम कराते हैं। तो जब ये रालेगंज सिद्धि आए तो पानी की बहुत ही दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने सिविल सोसाइटी एक संस्था बनाए और खुद और गांव वालों को लेकर के उन्होंने बड़े बड़े तालाब खोदे, कुआं खोदे और उस बारिश के पानी को इकट्ठा किया, जिससे कि गांव के पानी का संकट दूर हो गया। उसके बाद गांव में ही, अपने गांव में इन्होंने गोबर गैस प्लांट लगाया। गोबर गैस प्लांट से इन्होंने पूरे गांव में बिजली भी देना शुरू किया। अब पूरे रालेगंज सिद्धि गांव जो है वो बिजली में भी आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद इन्होंने स्कूल खुलवाया। स्कूल खोलने पर में ये तय हुआ कि यहाँ हॉस्टल भी बनेगा। हॉस्टल के लिए जमीन नहीं थी, तो अन्ना हजारे ने अपनी पूरी जमीन स्कूल के हॉस्टल के लिए दान कर दिया। ऐसे थे अन्ना हजारे, और अपने पास कुछ भी नहीं रखा। आज पूरे भारत में रालेगंज सिद्धि गांव सबसे शांति प्रिय गांव, सौहार्दपूर्ण गांव और भाईचारा से भरा हुआ गांव है। रालेगंज सिद्धि इस वक्त भारत का सबसे विकसित गांवों में से है, और ये विकसित कहीं भी सरकार ने नहीं किया है। ये विकास सिविल सोसाइटी अन्ना हजारे की संस्था ने खुद किया है। स्कूल, बिजली और पानी की व्यवस्था। अब रालेगंज सिद्धि के हर एक घर में रोजगार है और सब, कोई भी बेरोजगार नहीं है। सब पढ़ते लिखते हैं, सरकारी नौकरी में हैं या अन्य जिन भी रोजगारों में हैं, उन रोजगारों में भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस गांव के लोग।
अब हम देखते हैं कि 19 अब इन्होंने कौन कौन सा आंदोलन किया था उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो अपना शुरू किया था आंदोलन वो था 1991 में। 1991 में इन्होंने एक आंदोलन किया जिसमें शशिकांत सूतर, महादेव शिवांकर और बबन घोलाप को आय से अधिक संपत्ति रखने के कारण इन्होंने आंदोलन किया और आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल किया। आमरण अनशन मतलब जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक ये चलेगा। और जब देखा कि आमरण अनशन पर अन्ना बैठ गए हैं तो अन्ना हजारे की बात पर में महाराष्ट्र सरकार को शशिकांत सूतर, महादेव शिवांकर और बबन घोलाप को बर्खास्त करना पड़ा। इन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बबन घोलाप जो थे वो काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने अन्ना हजारे पर मानहानि का केस ठोक दिया, जिस कारण से अन्ना हजारे को 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन बाद में इनके विरुद्ध जब कोई सबूत नहीं मिला तो इनको छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है ये 2003 में अनशन पर फिर से बैठे। 2003 में अनशन का मतलब था ये आरटीआई कानून लाना चाहते थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कि जितने भी सरकारी ऑफिस में है उस ऑफिस में से भारत के कोई भी नागरिक जनता उस ऑफिस से जो भी सूचना चाहे उसे वो सूचना दिया जाए। किसी भी कार्य का एमएलए ऑफिस हो या एमपी ऑफिस हो, ठेकेदार का ऑफिस हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, किसी की भी कंपनी के ऑफिस से जो भी सूचना एक आम जनता को चाहिए वो उसे देना पड़ेगा। 2003 में उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। 2003 में ही जल्दी से महाराष्ट्र सरकार ने इनकी बातों को मानते हुए और उन्होंने आरटीआई पास कर दिया। 2005 में 2005 में भारत सरकार ने भी आरटीआई लागू कर दिया। 2006 में भारत सरकार चाहती थी कि आरटीआई में कुछ संशोधन करें, उसके विरोध में भी ये 2006 में भी आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि नहीं, आरटीआई जैसा कानून है वैसा ही रहने दो, इसमें अगर बदलाव और संशोधन करोगे तो ये एमपी एमएलए अपना फायदा उठाने लगेंगे। फिर से इन्होंने 2011 आया, 2011 में इन्होंने सबसे पहले फिर से आंदोलन शुरू किया। किस लिए? लोकपाल बिल के लिए। लोकपाल को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं हम ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन हो एक लोकपाल बिल जिसमें एक लोकपाल की नियुक्ति होगी और वो गांव के या जिलों के या सरकार के या एमपी एमएलए के खर्चे पर नजर रखेगा, जैसे कि कैग रखता है। तो कैग बड़े स्तर पर रखता है, अगर लोकपाल छोटे स्तर पर होगा तो गांव और जिला को भी फायदा होगा। इसके लिए इन्होंने 2011 में इन्होंने शुरू किया आंदोलन और उस आंदोलन के लिए वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठ करके उन्होंने इस आमरण अनशन को शुरू किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, फेमस वकील प्रशांत भूषण, इन सब ने इनका साथ दिया। लेकिन यहाँ पर इनको ठग लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर अन्ना हजारे को ठगा और अन्ना हजारे के साथ षड्यंत्र किया। आंदोलन तो 2011 में खत्म हो गया, लेकिन केजरीवाल ने यहीं से अपने एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। राजनीतिक पार्टी का ऐलान करके और अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बनाकर दिल्ली में चुनाव भी लड़ा। लेकिन 2011 में जब ये आंदोलन इनको बंद करना पड़ा, हालांकि बहुत ज़्यादा साथ मिला, हम लोग देखे थे, अरे पूरी दिल्ली एकदम लोगों से भरा हुआ था इनको साथ देने के लिए। बहुत सारी कोशिशों सरकार के तरफ से हुई कि इतने लोग आ रहे हैं और लोग आमरण अनशन में अन्ना का साथ दे रहे हैं, इतने लोगों के टॉयलेट इत्यादि का व्यवस्था कहाँ होगा, दिल्ली गंदा हो जाएगी। बहुत कोशिश किया कि हम इसे बंद करा दें, लेकिन ये आंदोलन सफल रहा 2011 में। लेकिन थोड़े दिन बाद इन्होंने इसे बंद किया। लेकिन 25 मई 2012 को फिर से अन्ना दिल्ली आए और जंतर मंतर पर उन्होंने फिर से धरना दिया। लेकिन
एक गौर करने बात थी कि इस बार केजरीवाल नहीं गया इनसे मिलने के लिए। इनका जो व्यक्तित्व है, जो विचारधारा है, वो गांधी विचारधारा है। इन्हें आप हमेशा गांधी टोपी सिर पर लगाए हुए देखोगे और ये गांधी विचारधारा से ही चलते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए अन्ना हजारे के बारे में सभी तरह के इंफॉर्मेशन, सूचना और जानकारी दिया हमने। याद रखना कि अन्ना हजारे का जहां जहां पर आलोचना हुआ है उसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि महात्मा गांधी का भी अन्ना हजारे का जो आलोचना हुआ है वो इसलिए कि कई बार एक षड्यंत्रकारी, एक ठग लोग ऐसे संतों को ठग लेते हैं और वो अपनी जो मनोकामना होती है इन ठगों का, वो मनोकामना पूरी कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी कहीं भी बुरे बने, कहीं भी उनकी आलोचना हुई, क्योंकि एक ठग, एक षड्यंत्रकारी जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी का यूज करके अपनी मनोकामना को पूरा किया और अन्ना हजारे जैसे संत को यूज करके अरविंद केजरीवाल जैसे षड्यंत्रकारी और ठग ने अपनी मनोकामना को पूरा किया। लेकिन कभी भी याद रखना जिंदगी में कि किसी भी हालत में जो संत है वो संत ही है। जितनी भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं कि महात्मा गांधी या अन्ना हजारे दोनों ने काम किसके लिए किया था? इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए इन्होंने काम किया। लेकिन इस बीच में जब कोई एक ठग, कोई एक षड्यंत्रकारी घुस गया और इनका इस्तेमाल करके और अपनी मनोकामना पूर्ण कर लिया, तो क्या हम ये बुद्धिमान लोग समझते नहीं हैं? हम जरूर समझते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें ठगा, जिन लोगों ने इनको यूज किया और अपनी मनोकामना पूर्ण की, उनका भी एक दिन आलोचना होगा, उनकी भी लोग बुराई करेंगे। लेकिन ये दोनों हमेशा बुद्धिमानों के नजर में सही रहेंगे। गलतियां हो जाती है। अब अन्ना हजारे चले थे कि हम आंदोलन करके लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये बात कहां पता था कि मेरे बीच में एक षड्यंत्रकारी है जो अपनी ही मनोकामना पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर भी वो तो आम जनता के लिए काम कर रहे थे। अन्ना हजारे नहीं होते तो क्या हमें आरटीआई मिलता? और अन्ना हजारे को जब 2-3 लोगों ने इन्हें ठगा और इनका इस्तेमाल किया तो वो चुप बैठ गए। चुप बैठने के बाद क्या हुआ? वही सरकार, वही भारत सरकार ने आरटीआई को संशोधन करके एमपी एमएलए के ऑफिस को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। अब बताओ आप, अगर अन्ना हजारे बिल्कुल सक्रिय रहते, टाइम टाइम पर में करते रहते आंदोलन, तो ये आरटीआई में संशोधन नहीं होता और एमपी एमएलए की ऑफिस जो है आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं जाता। तो याद रहे कि अन्ना हजारे जैसे लोग फिर से आए, वो जिंदा रहें, सक्रिय रहें और हम लोग उन्हें साथ देते रहें। आलोचना अगर आपको करनी है तो इस वजह से आलोचना करो कि कुछ लोगों ने इनका इस्तेमाल करके खुद की मनोकामना को पूरा किया। तो आप लोगों को इनकी जो भी हमने बताया जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करना। और आपसे अनुग्रह है, प्रार्थना है कि अगर अच्छा लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना। कोई भी गलती हुई हो तो कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय अन्ना हजारे।